मैं जया घोष हिस्ट्री डिपार्टमेंट की हूँ और मैं आज सेमेस्टर 6 की मॉडर्न यूरोप का हिटलर के उदय के संबंध में बोलने जा रही हूँ। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के एक गांव में 1889 में हुआ था। उसके माता पिता उसे समुचित रूप से शिक्षा नहीं दे पाए थे। वह एक पेंटर बनना चाहता था और बाद में प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद जर्मनी को काफ़ी अपमानजनक संधि के शर्तों पर हस्ताक्षर करना पड़ा था, जिस कारण हिटलर जर्मनी में फिर से उसके खोए हुए प्रतिष्ठा को लौटा सके, इसके लिए तैयारी शुरू किया। और हिटलर जो जर्मनी का निवासी था, तुरंत ही अपने देश की सत्ता की मजबूती के लिए अपने संगठनात्मक शक्ति और बोलने की कला से उस समय की परिस्थितियों से लाभ उठाकर जर्मनी का चांसलर बना था और वह बहुत जल्द ही विश्व की शांति को चुनौती भी दिया। लेकिन उसका उत्थान कैसे हुआ, उसके कुछ कारण थे। पहला तो ये कि वार्साइक संधि के प्रति जर्मन के लोगों का असंतोष था। हिटलर इसका पूरा फायदा उठाया। दूसरा, साम्यवाद का उदय था। हिटलर की सफलता साम्यवाद के उदय के कारण भी उसमें सहयोग सिद्ध हुआ, क्योंकि साम्यवाद का भय जर्मन जनता को था और हिटलर साम्यवाद के खतरे से अपनी पार्टी, जो नाजी पार्टी बनाया था, उससे जर्मनी की जनता को बचाना चाहता था। साथ ही 1930 और 31 में जर्मनी में आर्थिक संकट आया था, जिससे और अनेक कल कारखाने बंद हो गए थे, मजदूर बेकार हो गए थे और हिटलर इस स्थिति का फायदा उठाया और अपने प्रचार में वह जर्मन जनता को रोजगार की पूर्ण गारंटी की बात भी करता था। साथ ही हिटलर के उत्कर्ष का यह भी कारण था कि वह उग्र जर्मन राष्ट्रीयता का पोषक था, क्योंकि उस समय जर्मन की जनता वार्साई की अपमानजनक संधि से उबरना चाहते थे और हिटलर उन्हें यह आश्वासन दिया था कि वह उसे करके रहेगा। साथ ही हिटलर भाषण कला में पटु था और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लेता था। उसने पहले जनमत को प्रभावित किया, फिर शासन सत्ता को अपने हाथ में लिया। जर्मनी को ये तत्कालीन प्रशासनिक दोष भी अधिक थे। आर्थिक संकट, राष्ट्रीय अपमान के समय सभी दल आपस में झगड़ रहे थे, जिसका फायदा हिटलर अपनी पार्टी के माध्यम से किया, जिस कारण उसका दल, नाजी दल, काफी आगे बढ़ा। साथ ही हिटलर यहूदी विरोधी भावना को भी लेकर चला, क्योंकि जर्मन जनता यहूदियों से घृणा करती थी। हिटलर जर्मनों की इस भावना को खूब अच्छी तरह से जानता था, इसलिए हिटलर यहूदियों के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया, जिससे जनता हिटलर को पूरा समर्थन देना शुरू किया। साथ ही हिटलर नाजीवादी के विकास के लिए अपने स्वयं सेवक दल से भी काफ़ी सहायता लिया। अपने स्वयं सेवक दल को हिटलर ने अपने सिद्धांतों से प्रभावित किया। मित्र राष्ट्रों ने जर्मन सेना में कमी करके हजारों जर्मन सैनिकों को बेकार कर दिया था। अब ये सैनिक हिटलर के स्वयं सेवक में भर्ती होकर उसके सिद्धांतों का प्रचार करने लगे।
सेमेस्टर 6 कंटिन्यू। हिटलर शासन सूत्र अपने हाथ में लेते ही अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। इसके लिए उसने विरोधी दलों का दमन किया। अपने विरोधियों का दमन करने के लिए यहूदियों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया और बेकारी की समस्या का समाधान कर हिटलर ने जर्मन युवकों में सांस्कृतिक विकास की तरफ ध्यान दिया, जिससे जर्मन युवक जर्मनी को ही शासन करने वाला देश समझे और बाकी देशों को हीन भावना यानी हे नज़र से देखे। इसके लिए सबसे पहले हिटलर अधिनायक तंत्र की स्थापना किया। शासन सूत्र हाथ में आते ही हिटलर अपना निरंकुश अधिनायक तंत्र कायम किया। उसने समस्त राजकीय शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। उसने विरोधी राजनीतिक दलों का अंत किया। नाजी दल का अब जर्मनी में एक छत्र शासन शुरू हुआ। उसके बाद हिटलर ने संगठन की शाखाएं पूरे देश में फैलाना शुरू किया। गुप्तचर पुलिस का संगठन इतना प्रबल किया कि साधारण से साधारण और गुप्त से गुप्त घटनाओं का पता भी हिटलर को समय से पहले मिलने लगा। दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत कर हिटलर राजनीतिक दलों का भी अंत कर दिया। विरोधियों के साथ सख्ती से पेश आता था। विरोधियों के लिए एक विशेष प्रकार की नजरबंदी शिविरों की व्यवस्था की गई, जहां उन्हें कठोर दंड देकर रखा जाता था। यहूदियों के दमन कर हिटलर 1933 में भयंकर दमनकारी कानून पास किया और यहूदियों को वोट देने के अधिकार से भी वंचित कर दिया। इस तरह यहूदी देश जर्मन छोड़कर दूसरे देशों में चले जाने को बाध्य हो गए। हिटलर की क्रूरता काफी बढ़ गई, जिससे कभी कभी हिटलर द्वारा स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन भी हुआ, लेकिन हिटलर इसे भी दबा दिया। सबसे महत्वपूर्ण काम जो हिटलर किया और जिस कारण नाजी पार्टी उभर कर सामने आया, वह था उसने रचनात्मक कार्य पर विशेष ध्यान दिया। देशी उद्योगों के उत्पादित सामग्री की खपत जर्मनी में नहीं हो पा रही थी, इसलिए हिटलर कठोर कदम उठाना जरूरी समझा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को सैनिक दृष्टिकोण से अपंग कर दिया गया था। हिटलर अंतर्राष्ट्रीय मामले में सम्मान प्राप्त कर वार्साय में हुई अपमानजनक संधि की शर्तों को तोड़ना चाहता था। इस कारण हिटलर ने अनेक रचनात्मक कार्य शुरू किया और बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिए हिटलर ने मजदूर स्वयंसेवक सेना बनाया। इस सेना के भोजन वस्त्र की व्यवस्था राज्य की ओर से की गई। सैनिकों की उजड़ी जमीन की खेती योग्य बनाने और सड़कें आदि बनाने का काम लिया जाने लगा। कारखानों में मजदूरों के काम करने की अवधि 40 घंटे प्रति सप्ताह निश्चित किया गया। साथ ही प्रदेश के कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों को जल्द ही तेजी से काम करने का आदेश दिया गया और मजदूरों की संख्या भी बढ़ा दी गई। अन्य व्यवसायों को भी खोल दिया गया, जिससे अधिक से अधिक मजदूरों को जीविका मिलने लगा। विवाहित स्त्रियों को कारखानों तथा अन्य स्थानों पर काम करने से रोक दिया गया, जिससे पुरुषों की बेकारी की समस्या का समाधान किया जा सके। हिटलर ने आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए पूंजीपतियों और मजदूरों को अलग अलग सिंडिकेट बनाने को कहा। मजदूरों के काम के घंटे, पारिश्रमिक, छुट्टियों की अवधि और सुविधाओं का निर्णय स्वयं नाजी सरकार करती थी।
हिटलर ने उद्योगों की उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए। वैज्ञानिकों की सहायता से अस्त्र शस्त्र, समुद्री जहाज और वायुयान आदि बनाने का काम शुरू हुआ, जिससे 1936 में देश में 4 वर्षीय योजना आरंभ की गई। सेमेस्टर 6 कंटिन्यू। हिटलर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था। वार्साय संधि द्वारा जो प्रतिबंध जर्मनी पर लगाया गया था, उसकी अवहेलना कर हिटलर सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा, जिस कारण कुछ ही दिनों में जर्मनी यूरोप का एक शक्तिशाली देश बन गया। हिटलर का विश्वास था कि जर्मन जाति उच्च नस्ल की है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन जाति के गिरे मनोबल को उठाने के लिए उन्हें उनकी उच्च सांस्कृतिक देन की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है, और यह तभी हो सकता है जबकि नेता का वे अनुसरण करें और नेता पर ही अपना सब कुछ अर्पण कर दे। इस उद्देश्य से हिटलर सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कायम किया। विद्यालयों में विद्यार्थियों पर नाजीवाद अधिक थोपा जाने लगा। शिक्षा द्वारा जर्मनी के बच्चों के मस्तिष्क में उच्च कोटि की प्रजातीयता, जर्मन जाति की उत्कृष्टता और यहूदियों के हीन भावना के बारे में उन्हें बताया जाने लगा। इस प्रकार हिटलर अपनी आंतरिक नीति में जर्मन जनता के लोगों के हृदय में अपना एक स्थान बना लिया। हिटलर अपनी विदेश नीति में भी काफी सफल रहा। उसकी विदेश नीति का मूल सिद्धांत था वार्साय संधि को भंग करना, जर्मन जातियों को एक सूत्र में संगठित करना और जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना। हिटलर वार्साय की संधि के शर्तों की निंदा कर जर्मनी में लोकप्रिय हुआ था। इसलिए वार्साय संधि जर्मनी के लिए एक कलंक के समान था। हिटलर ने क्षतिपूर्ति और युद्ध अपराध के दोष मानने से इनकार कर दिया। उसने जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा शुरू कर दिया। जर्मनी अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने लगे। हिटलर ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाना चाहता था। इसके अलावा वह पोलैंड से उन प्रदेशों को पाना चाहता था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति परिषद को दे दिया गया था। इस उद्देश्य से उसने पोलैंड से 1934 में 10 वर्ष के लिए एक समझौता तय कर लिया और यह भी तय किया कि दोनों एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। इस प्रकार ब्रिटेन के साथ समझौता किया, राइनलैंड पर कब्जा जमाया, कॉमिंटर्न विरोधी समझौता किया, ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया, चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया और रोम बर्लिन धुरी का संगठन किया। इस तरह से हिटलर अपने को एक प्रतिष्ठित जगह पर स्थापित किया और इस प्रकार हम देखते हैं कि हिटलर की विदेश नीति जर्मनी के विस्तारवाद की नीति थी और इसके लिए जर्मन जाति को एक साथ करने का मुद्दा बनाकर आसपास के देशों पर कब्जा करता था। उसके इस उद्देश्य में काफ़ी सफलता मिली और इसके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलेन की कायरतापूर्ण तुष्टीकरण की नीति भी हिटलर द्वारा आक्रामक विदेश नीति को अपनाने में मददगार साबित हुई। इस तरह हिटलर अपनी नाजी पार्टी के माध्यम से जर्मनी की आंतरिक और विदेश नीति में काफ़ी सफलता प्राप्त की।